वेलकम टू जीनोम एकेडमी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी जो 17 फेब को एग्ज़ाम हुआ CSIR का, उसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट है सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम। अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रहे हैं। देखें, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। Km एंड Vmax में चेंज की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km इंक्रीज होता है बट Vmax में कोई चेंज नहीं होता। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km में कोई चेंज नहीं होता है लेकिन Vmax डिक्रीज करता है। और यही अगर हम बात करें अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का तो यहाँ पे दोनों Km एंड Vmax दोनों वैल्यू डिक्रीज करता। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है, कहने का मतलब है ES कॉम्प्लेक्स जो बना है, इस ES कॉम्प्लेक्स से इनहिबिटर आके बाइंड करता है। एंजाइम फ्री फॉर्म में है तो उससे बाइंड नहीं करता है, ES कॉम्प्लेक्स से आके बाइंड करेगा। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू बोथ फ्री एज वेल एज ES कॉम्प्लेक्स, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बी स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एडिशन ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लोअर्स द Vmax ऑफ द रिएक्शन। सही है, क्योंकि Vmax डिक्रीज करता है। बी स्टेटमेंट करेक्ट है। अपरेंट Km ऑफ द एंजाइम इज लोअर्ड, Km भी लो होता है, ये बात भी सही है। डी स्टेटमेंट कह रहे हैं कि अपरेंट Km ऑफ एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड। ऐसा नहीं होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अनचेंज होता है। तो इस कंडीशन में बी और सी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये बी एंड सी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में पी के वैल्यूज दिया गया है। पी के वैल्यू ऑफ लाइसिन, PK1 जो है 2.16 है, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। PK2 जो है, PKA2 जो है 9.6, ये अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप है। एंड 3 जो PK है वो 10.54 अल्फ़ा एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप है। तो देखिए, कोई भी अमाइनो एसिड है अगर वो स्टैंडर्ड अल्फ़ा अमाइनो एसिड है तो उसमें ये स्ट्रक्चर कॉमन होगा। ये अल्फ़ा कार्बन है, इधर अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और ये अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप है। साइड चेन में बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, मतलब कि कुछ बेसिक अमाइनो एसिड जैसे लाइसिन, अर्जिनिन, वहाँ साइड चेन में भी अमाइनो ग्रुप होगा। तो लाइसिन के केस में यहाँ पे एप्सिलॉन कार्बन है जिसके साइड चेन में अमाइनो ग्रुप अटैच है। ध्यान देना, जो अमाइनो ग्रुप होगा इसका डी प्रोटोनेशन मोर देन 7 pH पे होगा और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसका डी प्रोटोनेशन लेस देन 7 pH पे होगा। तो जो दो वैल्यू 7 से ज़्यादा हो उन दोनों को ऐड करते हैं बेसिक अमाइनो एसिड के केस में, और एसिडिक अमाइनो एसिड के केस में दो वैल्यू जो 7 से कम है उन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपका 9.06 प्लस 10.54 एंड डिवाइडेड बाई 2 करना है, सिंपल सा फॉर्मूला। तो इसी बेसिस पे आपका ऑप्शन जो है 9.8 करेक्ट होगा। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन एंजाइम से आया है। एक खास एंजाइम है फॉस्फेटेज एंड वाज टेस्टेड फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी यूजिंग द सबस्ट्रेट पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट ये सबस्ट्रेट है और फॉस्फेटेज एंजाइम के कैटालिटिक एक्टिविटी यहाँ पे टेस्ट करना है। Km obtained was 10 millimole and Vmax was 100 micromole per minute. Which one of the following statement represents
द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन एट अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ 10 मिलीमोल। अब देखें, अगर मैं आपको माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बेसिस पे एक ग्राफ बनाऊं, तो एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा एंड वाई एक्सिस पे मैं रिएक्शन वेलोसिटी, रिएक्शन प्रोग्रेस जो होता है वो कितना है। अब इस तरीके से हाइपरबोलिक कर्व बना लें। अब आप देखिए रिएक्शन वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और एक टाइम पे जाके रिएक्शन जो है एक मैक्सिमम तक पहुंच गया, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम तक अचीव हो गया है, इसी को बोलेंगे वी मैक्स। अब हाफ वी मैक्स किस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे अचीव होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मिलीमोल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इधर 20 है, इधर 30 है, जहाँ 0 से स्टार्ट किए थे। 10 मिलीमोल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे अगर हाफ वी मैक्स अचीव हुआ है तो इसी को हम बोलते हैं Km। Km रिप्रेजेंट करता है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पे वी मैक्स हाफ। तो यहाँ पे 10 मिलीमोल कंसंट्रेशन पे वी मैक्स की वेलोसिटी पूछे, तो देखिए 10 मिलीमोल अगर वी मैक्स हमारा यहाँ पे दिए हैं 100 माइक्रोमोल, अगर 100 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 50 माइक्रोमोल। बहुत इजी क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, ये भी बायोकेमिस्ट्री का है। स्टार्टिंग के सभी क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के होते हैं, 3-4 क्वेश्चन। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग द बैकबोन कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यहाँ कार्बन से जो ऑक्सीजन अटैच है उससे एंड नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच है उससे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एन अल्फा हेलिकल हेलिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 15 अमाइनो एसिड रेसिड्यू। अगर मैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाऊं, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अल्फा हेलिकल नेचर है, ये पहला अमाइनो एसिड है, ये 15th अमाइनो एसिड है। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड को हम अगर n रिप्रेजेंट करते हैं तो ये n+4, मतलब कि 5th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड है उससे बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइनो एसिड में इस तरीके से, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। तो मान लीजिए कि ये वाला अमाइनो एसिड N है और अगला अमाइनो एसिड N+1 होगा, N+2, इस तरीके से N+4 सपोज ये है। तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और जिसकी वजह से पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे हेलिकल कन्फर्मेशन अचीव होता है। तो अगर हम N to N+4 जाते हैं तो ऐसा अगला अमाइनो एसिड उसके नेक्स्ट अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया होगा। तो इस तरीके से 15-4 टोटल 11 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सेल बायो का क्वेश्चन है तो और वो भी सेल साइकिल का है। देखें होता क्या है कि अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो इनके फेजेज होते हैं। एक फेज होता है G1 फेज, एक S फेज होता है, G2 फेज और एक M फेज या माइटोटिक फेज जहाँ पे डिवीजन होगा। M फेज को फर्दर जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड थीलोफेज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सेल डिवाइड नहीं करता है तो वो G0 या G0 फेज में प्रेजेंट होता है। G0 से G1 में आने के लिए यहाँ पे CDK4 एंड साइक्लिन D की ज़रूरत पड़ती है। G1 से S फेज में रन करने के लिए इस ट्रांजिशन के लिए CDK2 एंड साइक्लिन E की नीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछे हैं G1S बाउंड्री में कौन सा CDK साइक्लिन होता है जो S फेज के लिए होता है, वो CDK2 एंड E होता है। G2 से M ट्रांजिशन के लिए CDK1 एंड साइक्लिन B इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, B1। क्वेश्चन नंबर 6 सेल बायोलॉजी से है। यहाँ पे अगर मैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊँ और ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर साइड साइटोसॉल है। तो होता है कि कुछ प्रोटीन्स ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि मतलब आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब सेल के मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच है। इट कैन बी आइदर आउटसाइड और इनसाइड बोथ। और कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो लिपिड लिंक होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो लिपिड लिंक है, जैसे जीपीआई लिंक प्रोटीन जो होते हैं वो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोसिल फॉस्फोटिडिल इनोसिटोल, जीपीआई एक फॉस्फोलिपिड है जिससे प्रोटीन अटैच होता है और सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। इनर साइड में फैटी एसिड से कुछ प्रोटीन्स अटैच होते हैं, एज वेल एज आइसोप्रेनोइड कंपाउंड से भी प्रोटीन अटैच होते हैं। तो फैटी एसिड से जो प्रोटीन अटैच होते हैं उसके एन टर्मिनस पे ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है, जो कि माइरिस्टिक एसिड से या पाल्मिटेट से अटैच होते हैं। एन टर्मिनस पे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो एन टर्मिनस पे ग्लाइसिन रेसिड्यू होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 ही, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं एक सेल बनाऊँ और ये सेल का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर गेट होते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर पोर होते हैं। कोई भी प्रोटीन 80S राइबोसोम पे अगर साइटोसॉल में फ्री फॉर्म में बनता है तो उन सभी प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन इस न्यूक्लियर गेट के थ्रू होगा। अगर ये प्रोटीन लेस देन 50 kDa के हैं, लेस देन 50 kDa के हैं, किलो डाल्टन के हैं, तो ऐसे प्रोटीन पैसिवली न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये मोर देन 50 kDa के हैं तो ऐसे प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस प्रोटीन से कोई ना कोई फैक्टर आके बाइंड करेगा, वो होता है इम्पोर्टिन। इम्पोर्टिन बीटा एक लार्जर फैमिली है। हालांकि इम्पोर्टिन अल्फ़ा भी होते हैं जो कि प्रोटीन और बीटा के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। ये बीटा इम्पोर्टिन जो है इस प्रोटीन को इम्पोर्ट करके न्यूक्लियस तक ले जाएगा। कोई भी प्रोटीन अगर टारगेटेड होता है तो उसके पास खास सिग्नल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसके पास NLS सिग्नल होगा, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल, जो कि इंटरनल होता है और लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है सिग्नल। ये गेटेड ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल था। और 50 किलो डाल्टन बिगर प्रोटीन है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप से क्रॉस करना है, तो यहाँ पे इम्पोर्टिन बीटा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, सेक्स61 जो है साइटोसॉल से जब RER के ल्यूमेन में ER के ल्यूमेन में जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसलोकॉन का काम करता है। TOM20 जो है मल्टीपास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए होते हैं। TIM44 जो होते हैं, ये सॉरी टॉम जो 20 है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए हैं, और टिम जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए होते हैं। TOM20 एक तरीके से रिसेप्टर होता है और वो एन टर्मिनल सिग्नल को रिकॉग्नाइज करता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस की बात किए हैं तो इम्पोर्टेंट बीटा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आया है, बायो एनर्जेटिक से क्वेश्चन है ये। कह रहे आयरन सल्फर clusters. Iron sulfur are key prosthetic groups that carry electrons in all above except. देखिए, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन एक होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और बाहर में यहाँ पे साइटोसॉल बना लेता हूँ। ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है और इधर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। देखिए, कॉम्प्लेक्स 1 होता है, कॉम्प्लेक्स 2 होता है, कॉम्प्लेक्स 3 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 होता है और F0 F1 होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 पे FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, ये FAD में चेंज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पहुंचेगा Q के थ्रू, थर्ड के पास, फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा फोर्थ के पास, फाइनली इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, और ये चेंज हो जाएगा वाटर में। अगर हम कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें तो यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे NAD प्लस ऑक्सीडाइज फॉर्म मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 1 रिसीव करेगा, फिर कोएंजाइम क्यू बीच में होते हैं, कपलिंग कॉम्प्लेक्स 1 एंड थर्ड, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू कॉम्प्लेक्स थर्ड, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू कॉम्प्लेक्स 4 थ्रू साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C एक मीडिएटर है कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। तो देखें तो कॉम्प्लेक्स
फोर्थ होता है, इनमें आयरन सल्फर नहीं होता। आयरन सल्फर कहाँ पे होगा? कॉम्प्लेक्स 1, 2 एंड 3 में होगा। अब देखो साइटोक्रोम सी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसको ऑक्सीडाइज करता है, तो ये कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है, इसलिए ये आपका थर्ड ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये चारों कॉम्प्लेक्स के नाम दिए गए। इन बैक्टीरिया मेनी ऑफ द tRNA genes do not contain the CCA sequence that found that at 3' of the tRNA. In this context, which one of the following statements represent the correct explanation? अगर आप tRNA देखें, ये 5' और 3' पे बाद में CCA सीक्वेंस लगाते हैं, और जो ये A है इसी से आगे चल के अमाइनो एसिड अटैच होके लोड होके जाके राइबोसोम पे अटैच होगा, पॉलीमराइजेशन में रोल प्ले करेगा। तो ये प्रोसेस जो होता है आपका, पहला स्टेटमेंट इन्होंने बताया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन दीज tRNAs अमाइनो एसाइलेशन मीन्स कि अमाइनो एसिड को अटैच कराना, चार्ज कराना अकर एट द 3' एंड ऑफ द tRNA इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द CCA सीक्वेंस। ऐसा नहीं होता है, CCA सीक्वेंस के बेसिस पे ही ये चीज़ें होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। CCA सीक्वेंस इज एडेड टू दीज tRNA ट्रांसक्रिप्ट इन अ DNA टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं दीज tRNA एक्सप्लॉइट द प्रोसेस ऑफ ट्रांस स्प्लाइसिंग टू इंक्लूड द CCA सीक्वेंस ऑफ देयर 3' एंड। ऐसा भी नहीं है। Absence of CCA sequence occurred only in the last common ancestor during the course of evolution, and the current the tRNA genes always possess a sequence that encodes CCA end of the tRNA. Second statement यहाँ पे correct है। CCA sequence is added to these tRNA transcript in a DNA template independent manner। ये statement आपका सेकंड सही है। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। Some cells possess peptide with contain D form and amino acid। देखिए अगर मैं पॉलीपेप्टाइड की बात करता हूँ तो इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं पॉलीपेप्टाइड में, और नेचर में सभी अमाइनो एसिड L फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। इन्होंने कहा है कि पॉलीपेप्टाइड में D फॉर्म भी प्रेजेंट होते हैं, तो देखते हैं हाउ डू दे अराइव, कैसे D फॉर्म आ जाता है यहाँ पे। These peptides are produced by ribosomes by incorporating D amino acid at specific position। तो D अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है क्योंकि नेचर में L अमाइनो एसिड, साइटोसॉल में सभी L अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम मेक्स पेप्टाइड विद L अमाइनो एसिड ओनली, हाउएवर सम ऑफ द अमाइनो एसिड इन द पेप्टाइड आर रिप्लेस्ड बाय D अमाइनो एसिड बाय द पाथवे दैट इन्वॉल्व्स एक्सचिजन ऑफ द L अमाइनो एसिड। ऐसा कंडीशन नहीं होता है कि राइबोसोम्स जो है L अमाइनो एसिड को पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करता है, ऐसा नहीं है। पेप्टाइड्स विद द D अमाइनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ राइबोसोम इंडिपेंडेंट मैनर। ये बात करेक्ट है कि अगर ये पॉलीमराइज फॉर्म L फॉर्म हो जाते हैं, इसके बाद इस प्रोटीन में D फॉर्म अटैच होगा, D अमाइनो एसिड जो है वो राइबोसोम इंडिपेंडेंट मैनर में ही होता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है।